नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड, उनका सिंथेसिस और उनका यूटिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है एटीपी के बारे में बस। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर। हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड। ठीक है, हाई एनर्जी कंपाउंड। और इस हाई एनर्जी कंपाउंड का हम यहाँ देखेंगे सिंथेसिस और उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इनका हम क्या देखने वाले हैं, इनका हमें देखना है सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड इनका यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब इनका क्या काम होता है शरीर के अंदर, प्लांट के अंदर, ये हमें देखना है। ठीक है, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपना नाम से आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे दिखता है, बाकी को नहीं दिखता है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटीपी। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी है, नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, इसमें मेन तो एटीपी है। ठीक है ना, जो मेन पॉइंट है हमारा वो एटीपी है। इसके अलावा हम यहाँ पर साइक्लिक एएमपी को भी पढ़ेंगे, जीटीपी को भी पढ़ेंगे और साइक्लिक जीटीपी को भी पढ़ सकते हैं। जनरली यहाँ से एटीपी से ही क्वेश्चन आता है और कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो इसके बारे में जानना है कि ये क्या होता है। हम एटीपी करते रहते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, मतलब जिसको हम एटीपी बोलते हैं, ये एटीपी एक, ये कह सकते हैं आपके, एक मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह से नाम पढ़े अपन ने। एडेनिन गुआनिन डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो ए है ये एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन, ये एडेनिन है जिसको हम एडिनोसिन बोलते हैं। उसके साथ में 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये वास्तव में होता क्या है, तो ये वास्तव में होता है एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, इसका जो नाम होता है, पूरा जो नाम है इसका, वो नाम क्या है इसका, इसका नाम है एडिनोसिन 5 फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट, ये इसका नाम है। ठीक है, और एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट इसलिए बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि जो एडेनिन होता है उस एडेनिन के 5वें नंबर पर, एडेनिन के 5वें नंबर पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वो एडिनोसिन प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, अगर इसका हम डायग्राम देखें यहाँ पर, तो देखो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एडेनिन बनाना पड़ेगा। और एडेनिन जो है वो एक क्या है, 2 साइकिल वाली जो है स्ट्रक्चर है। 2 साइकिल कौन से होते हैं इसके अंदर, डबल रिंग स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है एडेनिन की, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ इधर, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एडेनिन की। तो ये है एडेनिन। ठीक है, ये क्या है, एडेनिन है। अब एडेनिन में आपको याद रखना है केवल यहाँ पर क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है। ठीक है, अमोनिया लगा होता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसको अपन इरेज करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ से भी इरेज करते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, और इसको हम दोबारा से थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। बराबर नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको करें और कार्बन की 4, तो यहाँ पर है सारे कार्बन है, तो कार्बन की हम 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की कितनी हो रही है, 1 2 3 हो रही है, तो हम 4 कर देंगे। इस तरह से नाइट्रोजन की 3 हो गई। अब जो नीचे का नाइट्रोजन है इसमें 2 ही है, तो यहाँ पर या तो H लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इस कार्बन की देखोगे आप तो 1 2 3 ही होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर H लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको H नहीं लगाना आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको हटा के NH लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 हो गए नाइट्रोजन के। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बाकी हमें इतना ध्यान नहीं देना होता है इसमें, नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हमारी क्या है, नाइट्रोजन के 3 हमें करने हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के हम 3 कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है शुगर को। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड होता है। जो एडिनोसिन है वो एक तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है ना, एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ होती है, बेस होता है, शुगर होती है और फॉस्फेट होता है। तो ये बेस है यहाँ पर। अच्छा, मैं डीएनए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। ये क्या है, एक बेस है। बेस मतलब इसका नाम क्या है, एडेनिन। ठीक है, छोट में हम बात करें एडेनिन। ठीक है, इसको हम एडिनोसिन बोलते हैं। ठीक है, अब इस एडेनिन के साथ में जुड़ जाएगा क्या, शुगर जुड़ेगा यहाँ पर। तो जो शुगर जुड़ेगा आपका, वो शुगर होगा आपका इस तरह से। हम यहाँ पर बना देते हैं शुगर को। तो ये जो शुगर जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन जो हमने यहाँ पर जोड़ा है, ये 9 नंबर का नाइट्रोजन है ना। काउंटिंग करने के लिए हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं इसको। यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 नंबर का यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हमारा आता है, 9 नंबर। ठीक है ना, 9 नंबर नाइट्रोजन यहाँ पर आता है। अब इस 9 नंबर के नाइट्रोजन पर जुड़ती है आपकी शुगर। ठीक है, तो शुगर कैसे होती है, शुगर होती है 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। तो ये शुगर आपका यहाँ पर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा हम शुगर को ऐसे ले जा सकते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं अपन। ये सेलेक्ट हुआ है क्या भाई साहब, कुछ और ही सेलेक्ट कर रहे थे यार। ये लो, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा लाइन है वो सही तरीके से खिंच जाए यहाँ पर। ये लीजिए, इस तरह से ये जुड़ी होती है यहाँ पर, समझ गए आप। ठीक है, तो ये शुगर यहाँ पर जुड़ती है, ये नाइट्रोजन और ये यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये शुगर है, तो यहाँ पर डी ऑक्सी शुगर नहीं होती। ठीक है ना, डी ऑक्सी शुगर में क्या होता है, 2 नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर केवल राइबोज शुगर ही होता है। तो यहाँ पर OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है और यहाँ पर OH होता है। ठीक है, और इधर भी यहाँ पर क्या होता है, H होता है और यहाँ पर होता है CH2OH। ठीक है, तब ये आपका क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। समझ में आ गए। अब यहाँ पर ये जो CH2OH है, ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं इसको, इस जो CH2OH है ना, इसको वापस यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर जुड़ता है क्या, आपका फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ता है आपका फॉस्फेट। ये ऑक्सीजन के साथ में 3 फॉस्फेट आपको यहाँ पर जोड़ देने हैं इस तरह से, 1 2 और 3। कितने फॉस्फेट जोड़ने हैं, 3 फॉस्फेट जोड़ने हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो 3 ऑक्सीजन होते हैं एक के साथ में। तो यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी इसके ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है हमें, फॉस्फेट के जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बस ये बन गया आपका फॉस्फेट। ठीक है, क्या बन गया ये, ट्राई फॉस्फेट। 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है हमारा क्या, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है इसके अंदर। अब देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसको तो हम बोलते हैं एडिनोसिन। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं एडिनोसिन। ठीक है, ये एडेनिन है, एडेनिन के साथ में शुगर जुड़ गया, शुगर जुड़ते ये बन गया एडिनोसिन। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर एक फॉस्फेट इसके साथ आ जाए, ये केवल एक फॉस्फेट वाली स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ तक की स्ट्रक्चर अगर इसके साथ आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम AMP लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दूसरा फॉस्फेट आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है अगर ये आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं ADP। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट हो गए। ठीक है,
और अगर हम इसको कहें कि तीनों आ रहे हैं, मतलब तीनों ही फॉस्फेट को अगर हमें संरचना में इंक्लूड करना है, तो इसको फिर हम बोल देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, स्ट्रक्चर की, जो हमें याद होनी चाहिए कि एडिनोसिन में किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो एडिनोसिन की स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, या फिर एडिनोसिन के ऊपर, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर एडिनोसिन एटीपी की स्ट्रक्चर पूछ लेगा, स्ट्रक्चर लिखिए एटीपी की, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि एटीपी के बारे में वर्णन करिए। ठीक है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी का वर्णन करिए। ठीक है, डिस्क्राइब करिए कि एटीपी जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड होता है और किस काम आता है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब देखो एडिनोसिन, इसको हमने क्या बोला था, एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट बोला था। तो 5 प्राइम फॉस्फेट कैसे है ये? ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कि इसको 5 प्राइम फॉस्फेट क्यों बोला जाता है। तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पर है 1 नंबर का कार्बन, यहाँ पर है 2 नंबर का कार्बन, यहाँ पर है 3 नंबर का कार्बन, यहाँ पर 4, और ये है 5वें नंबर का कार्बन। और इस 5वें नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, आपका ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये एक मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, चलो आगे लिखते हैं अपन यहाँ से। एटीपी जो होता है आपका, एटीपी वो क्या होता है, वो एक मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, क्या होता है जी, न्यूक्लियोटाइड, मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब बहुत सारे काम करता है ये। ठीक है, इसको हम सेल के अंदर ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। एक तो मतलब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, फंक्शन एज कोएंजाइम, कोएंजाइम के रूप में ये काम करता है। ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इसको हम मोलिक्यूलर करेंसी भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर करेंसी। क्या है ये, मोलिक्यूलर करेंसी है, मोलिक्यूलर करेंसी, करेंसी। ठीक है, मतलब कि ये एक आणविक ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं हम आणविक करेंसी को क्या बोलते हैं आप, धन, है ना। आणविक ऊर्जा भी बोल सकते हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, आणविक मोलिक्यूलर करेंसी, पैसा, मनी, है ना। या स्टोरेज मनी भी बोलते हैं इसको, मतलब स्टोरेज एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, एक मोलिकुलर करेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, मुझे इसका हिंदी करेंसी का मतलब याद नहीं है, थोड़ा सा आप देख लेना। रोकड़, है ना, खाता बही वाले लोग बोलते हैं, रोकड़ होता है इसका मतलब, कुछ ऐसा, है ना। अब देखो जो एटीपी है हमारा, वो एक केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि केमिकल का बना हुआ है, तो ये क्या क्या है, केमिकल एनर्जी होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है जी, ये एक केमिकल एनर्जी भी है ना। ये एक क्या है, ये एक केमिकल एनर्जी है ना। क्या है, ये एक केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है क्या, सेल के मेटाबॉलिज्म में, सेल के मेटाबॉलिज्म में का इस्तेमाल किया जाता है, इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, सेल के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, ये एटीपी करता क्या है, तो ये केमिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, मतलब ये एटीपी जो है केमिकल एनर्जी है, आप ये समझिए। तो ये केमिकल एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसके अंदर, सेल के अंदर, और मेटाबॉलिज्म में वो काम आती रहती है। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी को जो एटीपी होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसे लिख लो आप इसको, क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होती है किसके अंदर, सेल मेटाबॉलिज्म में, किसके द्वारा, बाई एटीपी, एटीपी के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, सेल के मेटाबॉलिज्म में। अब देखो ये बनता कैसे है, ठीक है ना। तो ये सेल जब श्वसन करती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जब सेल रेस्पिरेशन करती है, अपना श्वसन करती है, तो उस समय ये बनता है। ठीक है, कब बनता है ये,
सेलुलर रेस्पिरेशन के समय, प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन बनता है, किसके द्वारा बनता है? फॉस्फोरिलेशन के द्वारा, है ना। यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होता है, एडिनोसिन का क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन होता है। क्या होता है भाई? फॉस्फोरिलेशन, बाय फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन के द्वारा ये बनता है यहाँ पर, मतलब इनका निर्माण जो होता है वो फॉस्फोरिलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है? बहुत सारी एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी एंजाइम रिएक्शन इसका इस्तेमाल करती है। कुछ प्रोटीन्स जो होती है, प्रोटीन अपना जो भी स्ट्रक्चर बनाती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करती है। बहुत सारे सेल के जो प्रोसेस होते हैं, बायोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, सेल डिवीजन होता है, उनके अंदर इसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है? देखो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है इसके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है? देखो यूज़ करते हैं इसको हम एंजाइम, है ना, एंजाइम इसको इस्तेमाल करके और मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो इसको एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ना। एंजाइम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है वो भी इसको यूज़ करती है, एंजाइम यूज़ करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती हैं वो भी इसको क्या करते हैं? यूज़ करती हैं। संरचनात्मक जो प्रोटीन होती है वो अपना बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसके अलावा बायोसिंथेसिस रिएक्शन में, है ना, इसके अलावा थोड़ा पेन का लफड़ा पड़ रहा है अभी, बायोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है बायो सिंथेटिक रिएक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं सेल के अंदर, है ना, उनको आप बोल सकते हो सेलुलर प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलर प्रोसेस में तो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेल जब हम चलते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जब चलता है, काम करता है ना, तो उसमें भी एटीपी इस्तेमाल हो। जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारा एटीपी जो है यहाँ पर काम आ रहा है, मतलब मेरी एनर्जी जो है वो काम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें काम आता है मूवमेंट में, यानी कि मोटिलिटी के अंदर, मोटिलिटी जो होती है उसके अंदर भी काम आता है। इसके अलावा एटीपी जो है हमारे जब हम क्या बोलते हैं उसको, कोशिका विभाजन, है ना, हमारी कोशिकाएं जब विभाजन करती है, सेल डिवीजन करती है, तो उसके अंदर भी इसको काम लिया जाता है। सेल डिवीजन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे काम आते हैं। एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन के लिए, डिग्रेडेटिव रिएक्शन के लिए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन अपने आप को अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, मतलब हमारे बाल बना रहे हैं, ठीक है, स्किन बना रही है, हमारी हमारे जो भी शरीर बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स बन रहे हैं उनके लिए, उनको बनाने के लिए एटीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो एटीपी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना एटीपी के हम पल भर के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी ना तो कोई मूवमेंट कर सकते, ना सांस ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, है ना। कि आपने सांस भी ली, सांस ली है आपने, ठीक है, अंदर आपने सांस को इनहेल किया है, उसमें भी आपने एनर्जी का इस्तेमाल किया है। अब वो जो सांस ली हमने, उस सांस के थ्रू हम बहुत सारे काम करेंगे, है ना, हमारी सेल बहुत सारे प्रोसेस करेगी, तो उसमें भी एटीपी चाहिए। जैसे भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाएंगे ना, तब भी हमें एटीपी की जरूरत है। बाद में मिलेगा हमें एटीपी तो, ठीक है, एनर्जी तो बाद में मिलेगी, पहले तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब देखो ये इसकी स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पर संरचना देखिए, तो इसकी संरचना में अगर हम देखें तो एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है वो एडिनोसिन पर एटीपी सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसके साथ में जोड़ता है। ठीक है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एटीपी है, इस एटीपी के अंदर 3 क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 क्या होते हैं भैया? 3 होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। 3 फॉस्फेट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब इन 3 फॉस्फेट ग्रुप को
यहाँ पर क्या है, जोड़ा जाता है। इन 3 फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाएगा किसके ऊपर, एडिनिन के ऊपर। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप कौन से होते हैं, ये होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। ठीक है, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है किसके द्वारा, एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, इस इनऑर्गेनिक ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम का काम होता है एटीपी बनाने के लिए इसको जोड़ता है। ठीक है, अब इसमें ये जो एडेनिन होता है, मतलब ये जो एटीपी है, एटीपी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये है एडेनिन। ठीक है, और ये जो एडेनिन होता है, ये एडेनिन एक प्यूरिन होती है। क्या होती है ये, प्यूरिन, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है ना। एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन होती है। ठीक है, ये जो प्यूरिन होती है, इसके 1 नंबर के कार्बन पर पेंटोस शुगर अटैच होती है। ठीक है, प्यूरिन के 1 नंबर के कार्बन पर क्या होती है जी, पेंटोज शुगर जो होती है वो अटैच होती है। पेंटोज शुगर क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है ना, पेंटोज शुगर अटैच होती है। ठीक है, और ये जो पेंटोज शुगर होती है यहाँ पर, वो कौन सी होती है, वो राइबोज शुगर होती है। ये पेंटोज शुगर जो है वो कौन सी शुगर है यहाँ पर, राइबोज शुगर। और ये राइबोज शुगर आपको पता है किस में पाई जाती है, ये आरएनए में पाई जाती है ना। डीएनए में तो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज होती है, तो ये आरएनए के अंदर पाई जाने वाली शुगर है। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो 5 नंबर के कार्बन पर अटैच होते हैं। ठीक है, अब इस शुगर के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये 5 प्राइम कार्बन पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिससे आपकी ये संरचना बनती है। एक क्या होगा आपका, एडेनिन होगा, जिसको हम बोलेंगे प्यूरिन। ठीक है, 1 नंबर के कार्बन पर, इस प्यूरिन के 1 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है, हम राइबोज शुगर बोलते हैं। इस राइबोज शुगर के 5 प्राइम कार्बन पर 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 चीजें होती है इसमें, एक तो प्यूरिन होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका, और एक आपका शुगर होता है। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम इन फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से निकालें, ठीक है, इन फॉस्फेट ग्रुप को हम यहाँ से ऐड करवाएं या यहाँ से इसको क्या करवाएं, रिमूव करवाएं, तो इसमें एनर्जी जुड़ती भी है और एनर्जी निकलती भी है। समझ में आएगी मेरी बात। जब एटीपी को, जो ये आपका एडेनिन है, ठीक है, इस एडेनिन में अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़े, एडेनिन के अंदर अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़े या इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को हटाएं यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एटीपी है। ठीक है, अब इस एटीपी में 3 फॉस्फेट है। अगर मैं इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करूं, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करूं, तो यहाँ पर एडीपी प्लस ऊर्जा बनेगी। ठीक है, प्लस क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब इस एडीपी से फिर से मैं क्या करूं, एक और फॉस्फेट को यहाँ से रिलीज करूं। ठीक है, एक और फॉस्फेट को निकालूं तो क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी जी, एनर्जी निकलेगी। समझ में आ गई बात। अगर इसमें से फॉस्फेट को रिमूव किया जाए तो यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। अच्छा, अब इसमें अगर फॉस्फेट को जोड़ा जाए, ठीक है, अगर इसमें क्या जोड़ा जाए, फॉस्फेट को जोड़ा जाए, यहाँ पर मैं फॉस्फेट को ऐड करूँ और प्लस में क्या करूँ, एनर्जी को ऐड करूँ, तो क्या बनेगा, ये एडीपी। मैं फिर से यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड करूँ और प्लस में क्या करूँ, एनर्जी, तो ये क्या बनेगा, एटीपी। समझ में आ गई बात। मतलब इसमें हम एडिशन और इसको रिमूवल, फॉस्फेट का रिमूवल और फॉस्फेट का एडिशन कर सकते हैं। अगर हम फॉस्फेट को जोड़ेंगे, एनर्जी जरूरत पड़ेगी, एडीपी बन जाएगा, एएमपी से एडीपी बन जाएगा। एडीपी
के पास में हम फिर से फॉस्फेट और एनर्जी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एटीपी बन जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब जब हम, ध्यान रखने वाली बात है, अब आप कहोगे साहब एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, इसके अंदर जो शुगर है वो कौन सी है, राइबोज शुगर है, ठीक है। तो जब ये एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड के रूप में जब डीएनए सिंथेसिस में काम आता है, तब फिर क्या होता होगा, क्योंकि फिर तो राइबोज शुगर के साथ ही जुड़ता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब डीएनए सिंथेसिस होता है ना, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है, जब आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस के दौरान, डीएनए सिंथेसिस के दौरान जो आपका एटीपी के अंदर, ठीक है, या एडीपी या एएमपी मान लो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वहां पर मेनली, तो ठीक है, तो इस एटीपी का इस्तेमाल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदलता है ना, तो ये क्या बदलता है, एएमपी में बदलता है। और यहाँ पर इसी बीच में यहाँ पर जो शुगर होती है, इसी बीच में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर से, कौन सी शुगर है यहाँ पर, राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर, डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर, समझ में आ गई। इसी तरह से हमारा जैसे एटीपी है, इसी तरह से हमारा जीटीपी होता है, इसी तरह हमारा सीटीपी होता है, इसी तरह हमारा एडिनोसिन हो गया, टीटीसी होता है, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, टीटीपी है ना, टीटीपी थायमिन ट्राइफॉस्फेट होता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बस ध्यान रखना है हमें इन चीज़ों के बारे में। अब देखो इसके अंदर जो एनर्जी निकलती है, मतलब इसको कन्वर्ट करते हैं अपन एटीपी को एडीपी में, एडीपी को एएमपी में, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी जो है यहाँ पर निकलती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कैसे निकलती है एनर्जी, यहाँ पर आप देखो एक बार, एटीपी है, एटीपी से क्या बन रहा है आपका, एडीपी बन रहा है, और एडीपी से आपका क्या बन रहा है, एएमपी बन रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इस तरह से ये अभिक्रिया चलती रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब हम इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, डेल्टा एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, डेल्टा एनर्जी की फॉर्म में करते हैं, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है उसके आधार पर हम उसकी गणना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, अब जैसे ये एटीपी है, अब मैं ऐसे सिंपल सा एक एटीपी बना देता हूँ, जैसे ये एडिनोसिन, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट है, ठीक है, ऐसे तीन फॉस्फेट है, समझ लेना आप, ठीक है, ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन के साथ में यहाँ पर आपके क्या जुड़े हुए हैं, तीन फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक। अब ये जो तीन फॉस्फेट है इसमें से एक फॉस्फेट को रिलीज करें अपन, एक फॉस्फेट को रिलीज करें या एक पायरोफॉस्फेट को रिलीज करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटीपी होता है उसमें जो एनर्जी होती है जब हम इसको क्लीव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ फॉस्फेट को इसको क्लीव किया, ठीक है, इसको फॉस्फेट को क्लीव किया, तो ये बन गया आपका ए पी और पी, इस तरह से, ठीक है। या एक साथ दो फॉस्फेट भी रिलीज कर सकते हैं, या तो ये इस तरह से रिलीज होता है या फिर ये इस तरीके से रिलीज होता है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया आपका, और यहाँ पर एक पायरोफॉस्फेट आपका निकल गया है इस तरह से, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है, एटीपी से ये चीज़ें निकल जाती है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उसको हम पर मोल के हिसाब से काउंट करते हैं कि एक मोल जो पदार्थ है, एक मोल, जैसे एक मोल एटीपी है, तो इस एटीपी से जब हम किसी फॉस्फेट को रिलीज करवाते हैं, मतलब इसका हाइड्रोलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तब उस समय कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब मैं एक मोल, ये समझो आप इसको, एक मोल एटीपी को
हाइड्रोलाइज हम करें, क्या करें हम इसको हाइड्रोलाइज करें, तो कितनी एनर्जी जो है वो कितनी यहाँ पर निकल रही है, समझिए कितनी एनर्जी जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोलाइज करने के लिए, हाइड्रोलाइज का मतलब होगा इसमें वाटर डालेंगे तो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो पहला जब एक मॉलिक्यूल मतलब एटीपी से एडीपी जब बनता है तो 30 किलो कैलोरी के लगभग, 30 किलो कैलोरी नहीं 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से जो है वो निकलती है, 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, या माइनस में निकलती है 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी निकलती है, तो बनाएं अपन, इधर आगे बनाते हैं दूसरे पेज पे। देखो एक एटीपी है और एटीपी का हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोलाइजेशन करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या जोड़ेंगे अपन वाटर जोड़ेंगे। वाटर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा जी एनर्जी निकलेगी। वाटर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और सॉरी एनर्जी निकलेगी, पर एनर्जी से पहले हमें बनाना है यहाँ एटीपी। एनर्जी को तो हम अमाउंट में लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा आपका एडीपी। क्या बनेगा यहाँ पर एडीपी। एडीपी के साथ साथ यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर निकलेगा आपका। ठीक है, अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा इसकी डेल्टा जी जो है वो जीरो होगी। ठीक है, मतलब इसकी फ्री एनर्जी में परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू जो एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलेगी वो एनर्जी, टोटल जो एनर्जी है वो माइनस में आती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो फ्री एनर्जी है उसका मान माइनस में होता है, तो माइनस 30.5 किलो जूल पर मोल के रूप में ये एनर्जी यहाँ पर निकलेगी बाहर, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास हो एटीपी और मैं इसका हाइड्रोलाइजेशन करूं और इससे बन जाए क्या एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पर पायरोफॉस्फेट जो है वो बाहर निकले, तो दो फॉस्फेट एक साथ जो है यहाँ पर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा जी में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, वो एनर्जी ज़्यादा होगी, वो होगी लगभग 45.6 किलो जूल। कितनी होगी -45.6 किलो जूल पर मोल। दो फॉस्फेट एक साथ निकल रहे हैं तो ये एनर्जी ज़्यादा बनती है अपने को। ठीक है, अरे सॉरी माइनस में है तो कम बन रही है, -45.6 है तो कम एनर्जी निकलती है। तो इसलिए क्या होता है कि एक एक एटीपी को निकाला जाता है। देखो एक एटीपी को निकालोगे तो आप 30, सॉरी एक फॉस्फेट को निकालोगे तो 30 किलो जूल के लगभग एनर्जी हमें मिल रही। ठीक है, कैलोरी में अगर नापेंगे तो 7.3 आती है एक की, इसको -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। ये ऊपर वाली ये -10 होती है ना, -10.9, तो बोलते हैं अपन -10.9 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलती है। ठीक, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, एटीपी को हाइड्रोलाइजेशन करने पर, एटीपी को एएमपी में हाइड्रोलाइज करने पर कितनी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, तो आप देख लो। अगर आप एटीपी को एएमपी में हाइड्रोलाइज करोगे तो इतनी डायरेक्ट में इतनी ऊर्जा निकलेगी, 1/1 करोगे तो हर बार -30.5 एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर लगभग 50 किलो जूल ऊर्जा हमें पूरे इसको एटीपी को हाइड्रोलाइज करने पर मिल जाती है। ठीक है, लगभग 50 किलो जूल ऊर्जा हमें चाहिए होती है, मतलब मिल जाती है लगभग 50 किलो जूल, है ना, समझ गए। तो एग्जैक्ट अमाउंट तो कितना है 45.6 है, लेकिन एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगभग 50 किलो जूल एनर्जी मिल जाती है, लगभग अप्रॉक्सीमेट, कंप्लीट नहीं। अच्छा ये डाटा भी कंप्लीट नहीं है ना, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर, रिएक्शन कहाँ हो रही है उस जगह के ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट ऐसे आपको निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, समझ गए। तो हम ये जो भी एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलती है उसको हम किलो जूल में काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ की है यहाँ पर, जो एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर या
सेल के अंदर जो एटीपी एडीपी का जो रेशियो है ना, उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी की कैलकुलेशन है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इसको। एनर्जी का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है एक तो आपका जो सेल जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ना। एनर्जी, सॉरी क्या हो गया, बंद कैसे हो गया? चलो एक सेकंड के लिए ना, थोड़ा सा ये रुकावट के लिए खेद आ गया हमारा, शायद कोई इशू है लाइट के अंदर। दोबारा से ऑन करते हैं। चलिए तो आ गई लाइट है ना, देखते हैं अपन दोबारा से। यहाँ पर थे अपन, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका एटीपी है, एडीपी है ना, एएमपी ये बनाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी के अंदर जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया है एनर्जी में, है ना, मतलब यहाँ पर जो हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एनर्जी को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है एक तो आपकी जो सेलुलर रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, बहुत सारी रिएक्शन ऑलरेडी चल रही होगी वहाँ पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी एक तो डिपेंड करती है वो इसके ऊपर, एनर्जी अंडर सेलुलर कंडीशन, ठीक है ना। सेलुलर कंडीशन के अंदर अ, जो भी कंडीशन बन रही है वहाँ पर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं उसको अपन। तो उस फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है ना, चेंजेज क्या आ रहे हैं ना, चेंज, ये ध्यान रखना आप, इसमें चेंज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। चेंज, चेंज किसके अंदर? एनर्जी के अंदर अंडर सेलुलर कंडीशन, ठीक है। और दूसरा अमाउंट, ठीक है, मतलब उसका जो देखो एटीपी अगर ज़्यादा है तो एडीपी बनाया जाएगा, ठीक है। अगर एडीपी है तो फिर एएमपी बनाया जाएगा, तो उस हिसाब से ही एनर्जी हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है कहानी वो इस हिसाब से चलेगी आपकी, क्या कि यहाँ पर आपका एक तो एटीपी और एडीपी का रेशियो क्या है, एटीपी और एडीपी का रेशियो, ठीक है ना, एटीपी और एडीपी का रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसके अनुपात के ऊपर। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। तो जो भी चेंजेज होंगे वो इस तरीके से यहाँ पर चेंज किए जाएंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब है, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये एक आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर चलने वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो भी रिएक्शन होगी वो अल्केलाइन जब मीडिया होगा उसी में ही चलेगी, ठीक है। मेटल आयन हो जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ऐसी इनकी ही प्रेजेंस में ये काम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ होगी तो ही एटीपी को तोड़ा जाएगा, अदरवाइज एटीपी नहीं टूट सकता। अब आप एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को पानी में डाल दो नहीं टूटेगा, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? आयनिक होना चाहिए। आयनिक का मतलब उसके अंदर मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन या कोई मेटल आयन्स होने चाहिए, ठीक है। तो मेटल आयन्स होंगे तभी वो रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हमें उसको कैसा करना पड़ता है? आयनिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी पड़ती है। जैसे हमें एनर्जी को चलाना है तो हम उसको इस प्रकार से चला सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं हम कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, एटीपी के फंक्शन तो वैसे हमने पढ़ ही लिए हैं बहुत सारे। क्या करता है ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब केमिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। एटीपी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को एनर्जी के रूप में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन एटीपी करता क्या है सेल के अंदर? एटीपी जनरली जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया,
इनको सेल मेम्ब्रेन के पार ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर एटीपी ही लेके जाता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर पढ़ा था, याद हो तो आपको, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जो सोडियम है उसको बाहर ले जाने का काम कौन करता है? एटीपी ही करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? मोलिक्यूल्स का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का। ठीक है, इसके बिना ये नहीं हो सकता है, मतलब इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, बिना एनर्जी के। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है ना, जैसे हम बात करें, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इन आयनों को, इनऑर्गेनिक आयन, इन आयनों को एक सेल से दूसरी सेल पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर ले जाने के लिए, अंदर लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हमें सिंथेसाइज करना है तो एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें दूसरा काम होता है इसका सिंथेसिस केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड को सिंथेसिस करने में भी किसकी जरूरत होती है? हमें एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन बनाना है, कोलेस्ट्रॉल बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो सबके लिए ज़रूरत है ना। जैसे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सेल बनाती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, सबको बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एटीपी की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा काम हमारे आती है ये मैकेनिकल वर्क में, मतलब इसका काम होता है एनर्जी को सप्लाई करता है, सप्लाई, सप्लाई एनर्जी, सप्लाई एनर्जी, इसमें मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, जो भी काय चलना फिरना दौड़ना घूमना, जो भी हम काम करते हैं वो सब मैकेनिकल वर्क आता है ना, उसमें ये काम आता है आपका एटीपी, मतलब इसका भी ये काम है। बात समझ में आ गया क्या? तो ये बात हुई हमारी किसकी? एटीपी की। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आपका ये एटीपी वाला। इसके बाद हम चाहेंगे तो एक और पढ़ सकते हैं, साइक्लिक एएमपी, और एक और हमारे पास में यहाँ पर जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने में तो बहुत सारे हैं, साइक्लिक एएमपी भी है, उसको भी देखेंगे, अगर टाइम रहा तो उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको एटीपी पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर टाइम रहा तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज हम एटीपी से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है हमारा वो एटीपी का है। ठीक है, अगर आपको और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आगे वाले भी करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।